माय माफिया लवर एपिसोड 46। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा क्योंकि मैं इन टट्टुओं के भरोसे पर नहीं रह सकती। नहीं तो पता चला उस बुढ़िया का बोला सच हो जाएगा, नव्या कहीं प्रेग्नेंट ना हो जाए। इस बुढ़िया का तो मौत ही नहीं हो रहा, पता नहीं कब तक जिंदा रहेगी। मालवी का पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी, उसका दिमाग एक जगह स्थिर नहीं था। वो नव्या के प्रति षड्यंत्र बनाने के लिए अपना तेज दिमाग चलाना चालू कर दी। नव्या, तुम्हें मरना होगा। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में रही ना तो मेरी रोज़ दर्दनाक मौत होगी और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें खुराना फैमिली की मालकिन कभी नहीं बनने दूंगी। बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल खेलते हुए। अब मुझे तुम्हारे लिए कुछ नया प्लान करना होगा बेबी। इस बार विहान तुम्हें नहीं बचा पाएगा क्योंकि मैं तुम्हें नर्क भेजने वाली हूँ। तुम्हारी असली जगह वहीं है। सुबह के 6 बजे नव्या की धीरे धीरे आंखें खुली और वो कसमसाने लगी। उसे तुरंत महसूस हुआ कि वो किसी की बाहों में है। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलकर नज़र उठाकर देखा तो उसे विहान का चेहरा, जो इस वक्त शांत और शरीफ लग रहा था, नव्या एकटक उसे ही देखे जा रही थी। उसका बियर्ड, उसका नाक, उसकी आंखें सब बड़े गौर से देख रही थी। विहान की बियर्ड देखकर नव्या वापस सोचने लगी, आखिर कौन इसका शेविंग करता है जो एक भी बाल इधर से उधर नहीं होता। इतना क्लियर। इसकी नाक भी तो कितनी सीधी है और इसके फेस पर कहीं पर भी दाग नहीं है। कितना स्मार्ट है और साथ में घमंडी भी। पर सोते वक्त तो कितना शांत दिख रहा है, पर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। अभी उठते ही चेन्नई एक्सप्रेस की तरह इसका रूटीन बना है। नव्या का दिल कह रहा था कि उसके फेस को एक बार छूने के लिए, और ना चाहते हुए भी उसके हाथ उठ गए और वो धीरे से अपनी इंडेक्स फिंगर से विहान के नाक को टच करने के लिए उंगली बढ़ाई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो अंदर से डर भी रही थी, कहीं विहान उठ गया तो। कुछ सोचकर उसने अपनी उंगली पीछे कर ली, पर उसका दिल बार बार कह रहा था कि उसका फेस एक बार छूकर देखे। नव्या ने बड़ी हिम्मत करके अपनी उंगली आगे बढ़ाई कि तभी उसकी नज़र विहान के होठों पर जा टिकी और उसे सब कुछ याद आने लगा। विहान किस तरह से उसे किस कर रहा था, ये सोचकर ही उसे अंदर ही अंदर शर्म आने लगी। नव्या ने अपनी उंगली से विहान की नाक टच की होगी कि उतने में विहान कसमसाने लगा, जिसे देखकर नव्या तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और अपना हाथ उसके सीने पर रख दी। ये इतना जल्दी हुआ कि विहान को ज़रा भी भनक नहीं लगा। विहान ने अपने लेफ्ट हैंड से नाक को मसलने लगा और धीरे धीरे आंखें खोला। उसे लगा नव्या का सर अपने चेस्ट पर दिखाई दिया। विहान उसे देखते ही रहा, फिर धीरे से उसे पकड़कर साइड में लिटा दिया और उसके फेस पर आ रहे बालों को ठीक किया। तभी उसकी नज़र नव्या के सुर्ख लाल होठों पर गई, जो थोड़े हल्के लाल हो गए थे। विहान की नज़र वहीं जाकर वापस टिक गई। विहान अपने अंगूठे से उसके होठों पर 1-2 बार फिराया, जिसे महसूस करके नव्या अंदर ही अंदर सिहर रही थी। उसे अच्छे से बेड पर लेटाकर बेड से उठकर खड़ा हुआ। अपने कपड़े ठीक करते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही जब बाहर से विहान ने दरवाज़ा बंद किया, उसकी आवाज़ सुनकर नव्या धीरे से आंखें खोली और अपने सीने पर हाथ रखकर लंबी सांस ली। नव्या की उंगली अपने आप उसके होठों पर पहुंच गई और अपने होठों को छूकर अपने आप अपने होठों पर स्माइल आ गई, जिसे महसूस करके नव्या खुद से बोली, ये मैं क्या सोच रही हूँ और ये क्या हो रहा है मुझे। उसे मैं क्यों नहीं रोक पाई। ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या होते जा रहा है। नव्या यही सब सोचने लगी। सोचते सोचते वो पेट के बल लेट गई और ना जाने वापस उसे गहरी नींद आ गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने हान से कहा था कि 9 बजे तक उसके डैड का डिस्चार्ज हो जाएगा, जिसे सुनकर हान ने हाँ भर दी। उसकी आंखें बार बार कॉरिडोर और गेट के तरफ जा रही थी कि कब नैना हॉस्पिटल आए ताकि उससे एक बार मिलकर बात करे। हान वक्त देखते देखते 7 से 8 बज गए, 8 से 9 बज गया, 9 से 10 बज गए, पर नैना अभी तक हॉस्पिटल नहीं आई। हान को समझ आ गया कि नैना उससे गुस्सा है, इसीलिए उसके सामने नहीं आ रही। हान ने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, पहले मुझे
डैड का डिस्चार्ज करा लेना चाहिए। उसके बाद मैं नैना से मिलकर बात करूँगा। आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है? मैं जब तक उससे बात नहीं करूँगा, वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। उसे पूरी तरह मेरी बात सुननी ही होगी। हान ने हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट की और जल्दी से डिस्चार्ज ले लिया। तब तक उसका सर्वेंट कदम भी आ चुका था। वो तीनों कार में बैठकर के निकल गए। हान हॉस्पिटल से जल्दी से निकलना चाह रहा था ताकि नैना के मामा उसके डैड से ना मिले, नहीं तो अभी बात बिगड़ जाएगी। ये सब सोचकर जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर आ गया। हान घर आते ही वो सबसे पहले फ्रेश हुआ। उसके बाद नैना को कॉल लगाने लगा, पर नैना का मोबाइल बंद था, जिस वजह से कॉल नहीं लगा। अब हान को थोड़ा थोड़ा उस पर गुस्सा आने लगा कि बिना बात किए वो इस तरह से कैसे कर सकती है। हान ने ब्रेकफास्ट करने के बाद सोचा वो नैना के घर जाए, पर वो वहाँ जाकर क्या कहेगा। बहुत सोचने के बाद उसने एक रास्ता निकाला कि वो पहले उत्तम जी से बात करेगा। शायद उसके घर जाने के बाद नैना हॉस्पिटल आई होगी। हान ने कदम से कहा कि उसके डैड का अच्छे से ध्यान रखे, वो कुछ टाइम के बाद वापस घर आ जाएगा। इतना बोलकर वो हॉस्पिटल के लिए वापस निकल गया। कुछ देर में जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे पहले से ही पता था कि नैना के पापा कौन से वार्ड में एडमिट है। वो तुरंत उसी वार्ड की तरफ चला गया जहां पर उत्तम जी पहले से ही बैठे हुए थे। हान उत्तम जी को देखकर राहत की सांस लिया। उनसे बात करते हुए कहा, अंकल, नैना कब तक हॉस्पिटल आएगी? जिसे सुनकर उत्तम जी ने हान से कहा, बेटा, रोज़ तो वो टाइम से पहले ही आ जाया करती है, पर उसे आज ही लेट हो रहा है। मुझे लगता है वो घर के कामों में बिजी होगी, इसीलिए उसे आने में लेट हो रहा है। जिस पर हान ने कुछ सोचते हुए आगे कहा, अंकल, मैंने उसे कॉल लगाया पर उसका कॉल नहीं लग रहा, तो क्या आप उसे कॉल कर सकते हैं? मुझे ऑफिस के काम के बारे में उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, इसीलिए कह रहा हूँ। ज़रूर साहब, अगर उसका कॉल नहीं लग रहा तो मैं अपनी पत्नी सुरेखा को कॉल लगाकर पूछता हूँ कि वो कहाँ पर है और जल्दी हॉस्पिटल आ जाए। उत्तम जी ने अपनी पत्नी सुरेखा को कॉल लगाया। 2-3 कॉल रिंग जाने के बाद सुरेखा जी ने कॉल रिसीव की, जिसे सुनकर उत्तम जी बोले, नैना बिटिया कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। उससे बात करवाओ। तो सुरेखा जी ने नैना को मोबाइल देते हुए बोली, लो, तुम्हारे मामा का कॉल है, उन्हें अर्जेंट तुमसे बात करनी है। अर्जेंट शब्द सुनकर नैना थोड़ा घबरा गई और तुरंत मोबाइल लेकर कान के पास लगाकर तेज़ आवाज़ में बोली, मामा क्या हुआ? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? मैं बस पहुंच ही रही हूँ। उत्तम जी ने एक नज़र हान की तरफ देखा, फिर जवाब दिया, अरे बिटिया, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैं ये पूछने के लिए कॉल किया हूँ कि तुम कब तक हॉस्पिटल आओगी? जिस पर जवाब देते हुए नैना ने कहा, मामा, मैं बस निकल ही रही हूँ, बस कुछ ही देर में पहुँच जाऊँगी। नैना ने इतना ही कहा कि दोनों ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उत्तम जी ने हान की तरफ देखकर बोला, साहब, वो घर से बस निकल ही रही है, बस कुछ ही मिनट में या थोड़ी देर में आ जाएगी, तो आप उससे बात कर लेना। उत्तम जी का इतना कहना कि हान ने हाँ में सर हिला दिया और पार्किंग एरिया में आकर रुक गया ताकि वो नैना से यहीं पर बात कर सके। करीब आधे घंटे तक हान पार्किंग एरिया में खड़ी होकर नैना का इंतज़ार करता रहा कि तभी उसकी नज़र मेन गेट पर गई, जहां नैना ऑटो रिक्शा में से उतर रही थी। उसे देखकर हान अपनी आंखों से गोगल उतारते हुए उसी की ओर बढ़ गया। नैना ऑटो से उतरकर जैसे ही अंदर जाने को कदम बढ़ाई कि उसके सामने हान खड़ा दिखाई दिया। उसे देखकर नैना तो घबरा ही गई, क्योंकि वो उसे इग्नोर भी नहीं कर सकती थी। वो एकदम उसके सामने ही खड़ा था। ना चाहते हुए भी नैना को बोलना पड़ा, सर, आप यहाँ? क्या अंकल जी की तबीयत ठीक है? हान बिना बात घुमाए सीधे मुद्दे पर बात करने लगा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है, तो क्या हम कहीं बैठकर बातें कर सकते हैं? नैना अब क्या बोले? उसे समझ आ गया कि हान किस टॉपिक पर बात करना चाहता है, पर उसने बहाना बनाते हुए बोली,
सर आपको तो पता है मेरे पापा अभी भी हॉस्पिटल में है और मेरा उनके पास रहना बहुत ही ज़रूरी है, तो मैं इस वक्त बात नहीं कर पाऊँगी। हान समझ गया कि नैना बातें बना रही है। उसने लंबी सांस ली और इधर-उधर देखा और सीधे मुद्दे वाली बात करने लगा। मेरी बात सुनो, जिस तरह तुम्हारी मजबूरी थी ना अपने पापा को बचाने के लिए, वही मजबूरी आज मेरी भी है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरे डैड चाहते हैं कि मैं शादी करूँ। हान ने अपनी बात कंप्लीट भी नहीं की थी कि तभी उतने में नैना उसकी बात काटते हुए बोली, आपके डैड चाहते हैं ना? आप तो नहीं चाहते ना, तो फिर क्यों क्यों ये मजबूरी के रिश्ते में बंधने जा रहे हैं? सर आप तो पैसे वाले हैं, आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, मैं ही क्यों? थोड़ी देर रुककर नैना झूठी हंसी हंसने लगी और हंसते हंसते फिर बोली, समझ गई सर। आपने कहा कि मेरी मजबूरी, तो आप मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि बेचारी है, गरीब है, लाचार है, बेवकूफ़ है, तो इसे ही बलि का बकरा बना लेता हूँ। पर ऐसा नहीं है सर, मैं ऐसे रिश्ते में नहीं बन सकती। और रही बात जॉब की, तो मैं आपकी कंपनी छोड़ भी नहीं सकती हूँ। आपने जो मेरे पापा के लिए किया है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और जब तक मैं आपका पूरा पैसा चुका नहीं देती, तब तक ये जॉब नहीं छोड़ूंगी। पर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती सर, यही मेरा फाइनल डिसीजन है। नैना इतना बोलकर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगी। उसका ना सुनकर हान को काफ़ी बुरा लगा। वो समझ गया कि नैना इतनी आसानी से नहीं मानेगी और उसे मनाने के लिए दूसरी तरकीब निकालना ही पड़ेगा। पर ऐसा क्या करे जिससे सब ठीक हो जाए, क्योंकि उसने अपने डैड को ये बता दिया कि वो इस लड़की से शादी करेगा। नैना के जाने के बाद हान सोचने लगा, ऐसा क्या करे कि नैना मान जाए और उसकी और नैना की शादी हो जाए। अगर बात उसके डैड की नहीं होती तो अपने सामने नैना को एक पल रुकने नहीं देता, पर बात उसके डैड की थी जो इतने नखरे वो सहन कर रहा था। हान ने सोचा कि नैना से बात करके कुछ मतलब नहीं है, उसके घर वालों से बात करना ही ठीक रहेगा। पर किससे बात करे? उसके पापा का हेल्थ कंडीशन तो ठीक नहीं है, बाकी उसकी फैमिली में किससे बात करे कि नैना उसकी बात मान जाए। तभी उसे उत्तम जी की याद आई। हो ना हो नैना अपने मामा की बात कभी नहीं टालती है, पर अभी नैना अंदर हॉस्पिटल में है और उसके मामा भी अंदर ही है, तो यही सही समय नहीं है बात करने के लिए। जब वो अकेले फ्री रहेंगे तब मैं उनसे बात कर लूँगा। इतना सोचकर हान वहाँ से निकल गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में नई उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। उसने अपना प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ लिया। दूसरी तरफ मेंशन में विहान नव्या को मेंशन ड्रॉप करके ऑफिस के लिए निकल गया। नव्या मेंशन के अंदर तो आ गई, पर उसे बार बार अभी भी वो सब बातें याद आ रही थी। जब उसने वेदिका को अपने सामने देखा तो उसे और भी शर्म आने लगी, पर वेदिका ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। उसे भी नव्या के लिए बुरा लग रहा था। वो नव्या से वैसे ही पेश आ रही थी जैसे कि रोज़ आया करती थी, पर वेदिका को बार बार एक बात सताई जा रही थी। आखिर वो आदमी कौन था? भाभी के बर्थडे पर मैंने उसे केक खिलाते हुए देखी थी। वेदिका के कई सवाल थे, पर जवाब कोई नहीं था। वेदिका खुश भी थी क्योंकि उसका भाई अपनी वाइफ का केयर कर रहा था, जिसे देखकर उसे अंदर ही अंदर अच्छा महसूस हो रहा था। आखिरकार उसके भाई को प्यार हो गया है। वेदिका ने नव्या को लिविंग एरिया में ही रोक लिया ताकि वो दोनों फ्रेंडली बातें कर सके। वो दोनों सोफे पर बैठकर बातें कर रही थी, तभी रौनक भी आ गया। उन दोनों को ज्वाइन कर लिया। वो तीनों भी जब साथ में बैठते हैं उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। वो तीनों बातें करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि आसपास में क्या हो रहा है उसका भी उन्हें खबर नहीं चलता। बातें करते करते वो दोनों ऊपर वेदिका के कमरे में आ गए। वेदिका नव्या का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गई। नव्या ने प्यार से कहा, भाभी मैं आपसे जो मांगूँ आपको देना पड़ेगा, जिस पर नव्या
दुखी होते हुए अपनी नज़रें नीचे करते हुए बोली, सॉरी, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। नव्या का इतना सुनकर वेदिका ने उसे छेड़ते हुए बोली, भाभी, आप खुराना खानदान की बहू है और आप कह रही है मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। क्या करेगी आप इतनी दौलत रखकर? ये सब बातें वेदिका ने हंसते हुए नव्या से बोली। वहीं नव्या ये सब सुनकर नज़रें नीचे कर ली। उसे तो पता ही है कि किन हालात में उसकी शादी हुई है। उसे तो विहान खुराना की दौलत के बारे में कुछ भी नहीं पता। नव्या को मायूस होता देखकर वेदिका उसके कंधे पर हाथ रखकर नव्या का फेस अपने तरफ करते हुए बोली, भाभी, मैं मजाक कर रही हूँ, आप तो सीरियस हो गई। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपका प्यार चाहिए। मैं आपको और भाई को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, पता है? मेरी तो कोई बहन भी नहीं है और आप बड़ी बहन हो। नव्या को वेदिका का व्यवहार हमेशा से ही बहुत अच्छा लगा है। नव्या को आए यहाँ पर 2 महीने के ऊपर हो गए, पर उसे इस घर में ऐसा कोई नहीं है कि उससे भेदभाव या तिरस्कार करे। घर के हर मेंबर ने उसे प्यार ही दिया है। वेदिका की बातें सुनकर नव्या थोड़ी इमोशनल हो गई। फिर वो नव्या के गले लग गई। उसकी आंखों में हल्के आंसू आ गए। उसने अपने आंसू छुपाते हुए वो फिर से बोली, वेदिका, तुम बहुत अच्छी हो। चीज़ें क्या है, मैं तो इस प्यारी बहन के लिए जान भी दे दूँ। जिसे सुनकर वेदिका ने नव्या से दूर होके बोली, ओहो भाभी, मुझे जान नहीं चाहिए, बस आपका और भैया का प्यार। मेरी भाभी बहुत तकलीफ से निकली है, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। वेदिका की इतनी बात सुनकर नव्या जानना चाहती थी आखिर वेदिका क्या कहना चाह रही है, पर नव्या कुछ बोल पाती उससे पहले ही वेदिका ने बात बनाते हुए बोली, अब चलो नीचे चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है, बाकी लोग हम लोगों का इंतज़ार करते होंगे। वेदिका सोफे से उठ खड़ी हो गई। नव्या उसे शक भरी नज़रों से देख रही थी। आखिर वो बोलना क्या चाह रही है? नव्या इस घर में जब से आई है वो सबसे मिली है, पर वो सबके बारे में जानना चाहती है, पर कोई उसे अभी तक ये नहीं बताया कि विहान के पापा कौन है और कहाँ है। नव्या कुछ बोल पाती कि उससे पहले वेदिका ने नव्या का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती नीचे लेकर चली गई। वहीं नव्या बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर हो गई। आखिर क्यों अपने डैड के बारे में कभी जिक्र नहीं करते ये दोनों भाई बहन? वही कमरे में मालविका गहरी सोच में डूबी थी। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा और वो जब मोबाइल स्क्रीन पर देखी तो ये अननोन नंबर से कॉल आया था। पहले तो उसने इग्नोर किया, पर उसे अचानक से राज का याद आया। उसने कॉल जैसे ही रिसीव की, मालविका कुछ कह पाती कि कॉल की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं राज बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। राज की आवाज़ सुनकर तो मालविका भड़क गई और चिढ़ते हुए आगे बोली, क्या सुनो तुम्हारी बात? अब तक सुनने जैसा क्या रह गया है? तुमने सिर्फ टाइम वेस्ट किया है। तुम्हारे काम से तो कुछ भी आउटफिट नहीं मिला सिवाय टाइम वेस्ट के। अच्छा हो गया कि तुम भाग गए, वरना पकड़े जाते तो ना जाने पता नहीं विहान तुम्हारी कौन सी दुर्दशा करता कि ज़िंदगी पर सोचते रह जाते कि मैं ज़िंदा क्यों हूँ। वो तुम्हें मरने भी नहीं देता। मालविका की इतनी बड़ी लेक्चर सुनकर राज को भी बहुत गुस्सा आने लगा। उसका भी दिल कर रहा था कि ये अगर सामने होती तो अभी ठोक देता, पर वो अपने गुस्से को ठंडा किया और बोला, तुम्हें क्या लगता है मैंने काम नहीं किया? वो हीरो बनके उसे आकर बचा लेता है तो मैं क्या करूँ? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की तो थी। क्या तुम बोले जा रही हो? तुमने तो कुछ नहीं किया। तुम्हें पता भी है मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया होटल के अंदर ड्रग्स ले जाने के लिए। शाबाशी देने के बजाय तो मुझे ही सुनाई जा रही हो। तो क्या करूँ? तुम्हें नहीं सुनाऊँ तो किसे सुनाऊँ? जब भी मैं उम्मीद लगाकर बैठती हूँ कि आज इस लड़की से मुझे छुटकारा मिल जाएगा, पर उस टाइम कुछ नहीं होता। वो हर तरीके से अच्छे से बच जाती है और साथ ही साथ में उसे प्यार सम्मान सब मिलता है। मुझे क्या घंटा। और तो और वो विहान के साथ ऐश कर रही है। विहान ने तो उससे एक भी सवाल जवाब नहीं पूछा और तो और उस पर प्यार लुटाए जा रहा है। मालविका की बातों से राज समझ गया कि वो इस वक्त ज्वालामुखी की तरह दहक रही है। अगर वो किसी और टॉपिक पर बात किया
तो वो और भी भड़कती जाएगी। इसलिए उसने कुछ सोचकर कहा, सुनो, मैंने कुछ सोचा है। अगर तुम वैसे ही करोगी जैसे मैं कह रहा हूँ तो शायद विहान को नव्या पर शक हो जाए। राज का न्यू आइडिया सुनने से पहले मालविका चिढ़ते हुए बोली, प्लीज़ ये मुझे ना तुम लो लेवल का आइडिया मत बताया करो जो अनसक्सेसफुल हो, चीप क्वालिटी का। मुझे तुम्हारी बातों में नहीं आना। मुझे क्या करना है मैं अपने तरीके से कर लूँगी। राज मालविका को मनाते हुए कहा, देखो, तुम्हें उससे बदला लेना है, मुझे भी बदला लेना है। अगर हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो यही पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो नहीं। और ये मत भूलो, तुम मेरे पास आई थी ऑफ़र लेकर, मैं तुम्हारे पास नहीं गया था। ऑफ़र वाला शब्द सुनकर मालविका और भी भड़कते हुए बोली, हाँ, माना मैं तुम्हारे पास ऑफ़र लेकर आई थी, तुमने कौन सा पहाड़ उखाड़ लिया जो इतना इतरा रहे हो। अब बिना बहस किए कॉल कट कर दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है ये बेकार की फालतू की बातें सुनकर। जिसे सुनकर राज ने समझाते हुए कहा, कॉल कट करने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम कॉल कट कर देना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मालविका सोफे पर बैठे अपने एक हाथ से सर को दबाते हुए बोली, ठीक है, बोलो जल्दी, क्या बोलना चाहती हो। राज अपना नया प्लान समझाते हुए कहा, देखो, तुम कह रही हो ना कि विहान उस पर प्यार लुटाए जा रहा है और उसने नव्या को कुछ कहा नहीं। इसका मतलब विहान नव्या पर जरा भी शक नहीं कर रहा, वो उस पर ट्रस्ट करने लगा है। विहान का ट्रस्ट तोड़ने के लिए तुम्हें मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। मालविका एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाकर आराम से सोफे पर डेक लगाकर बैठी और एटीट्यूड के साथ बोली, और मुझे क्या करना होगा, तुम्हें नव्या के मोबाइल से मुझे मैसेज करना होगा। अब तुम समझ जाओगी कि तुम ऐसा मैसेज करोगी जिसका रिप्लाई मैं दूं, और वो मैसेज विहान देखना चाहिए, तो ही उसे शक हो जाएगा, वरना नहीं। और अब विहान के दिमाग से खेलना पड़ेगा, तभी जाकर सब नॉर्मल हो सकता है, वरना सब चीज़ों में विहान ताकतवर है, उससे हमें जीतना मुश्किल हो सकता है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात। हाँ, तुम्हारी बातें मुझे समझ आ रही है, पर मुझे नहीं लगता इससे कुछ बात बनेगी। और तो और ऊपर से ये बहुत ही बचकानी जैसी हरकत लगेगी। नव्या कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो उसे समझ नहीं आएगा। तो वो तो डायरेक्ट बोल सकती है कि ये मैसेज मैंने नहीं किया, या तो वो डिलीट कर सकती है और उसे ये भी समझ आ जाएगा कि उसने मैसेज नहीं किया, तो किसने मैसेज किया है। राज मालविका को कन्विंस करते हुए आगे कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो, ये उसे समझ आ जाएगा कि ये मैसेज उसने नहीं किया, पर विहान विहान तो उस पर शक करेगा। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में क्या कहा, विहान के दिमाग से खेलना है। वो सभी चीज़ों में ताकतवर है, पर एक बार शक उसके दिमाग में घर कर लिया ना, तो आगे का बात बन सकता है। बोलो, तुम ये कर सकती हो। मालविका राज की बातों से थोड़ा कन्विंस हो गई और उसे भी ये कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद नज़र आ रहा था, और फ़ायदा सोचते हुए आगे बोली, ठीक है, कोशिश करने में क्या जाता है, ज़रूर करूँगी। अगर ये अनसक्सेसफुल हुआ ना तो मैं अपने तरीके से हैंडल करूँगी। राज मालविका को यकीन दिलाते हुए कहा, 100% सक्सेसफुल होगा, तुम देख लेना, तुम भी याद रखोगी राज ने क्या कहा था। शक ऐसा वहम है जो एक बार इंसान के दिल और दिमाग में घर कर जाए तो अच्छे अच्छे रिश्ते खराब हो जाते हैं। इतना बोलकर राज मिस्टीरियस हंसी हंसने लगा। मालविका ने आगे कहा, ठीक है, फिर जब मैं उसका मोबाइल लूँगी तब मैं तुम्हें मैसेज करके बता दूँगी। कॉल की दूसरी ओर से राज ने कहा, ठीक है, सतर्क होके करना, विहान को शक ना हो, उसे पूरा यकीन हो कि ये मैसेज नव्या ने ही किया है, जिसका मैं रिप्लाई बड़ी शिद्दत से दूंगा। दोनों ने अपनी अपनी साइड से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दोनों ने अपने अपने तरीके से नव्या और विहान को अलग करने के लिए पूरा षड्यंत्र बना लिया। शाम का वक्त, दिन भर वक्त कट गया। हान ने दिन भर ऑफिस में बैठे यही सोच रहा था कि आज जैसे तैसे करके वो उत्तम जी से बात करेगा, क्योंकि उसने अपने डैड से वादा किया है। हान ऑफिस से आज जल्दी निकला ताकि वो हॉस्पिटल जाकर उत्तम जी से बातें कर सके। हान कार में बैठकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया। वो तेज़ी से कार चलाए जा रहा था ताकि वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाए। कुछ ही देर में
वो हॉस्पिटल पहुंच गया। हान हॉस्पिटल पहुंचते ही पहले कुछ सोचकर कॉरिडोर के वहां रुक गया। लगभग 10 से 15 मिनट वो ऐसे ही खड़ा रहा। तभी उत्तम जी हाथ में प्लास्टिक लिए वार्ड के बाहर जा रहे थे। उन्हें देखकर हान उन्हीं की तरफ बढ़ गया और जब उत्तम जी ने हान को अपनी तरफ आता देखा तो वो भी हंसते हुए बोले, अरे साहब, आप यहाँ, अब आपके पिताजी कैसे हैं? हान अपनी जेब में दोनों हाथ डाले नरमी से पेश आते हुए बोला, डैड घर पर है, आज सुबह ही डिस्चार्ज हो गया है और पहले से बेटर फील कर रहे हैं। हान का इतना बोलना सुनकर उत्तम जी सोचने लगे, जब इनके पिताजी का डिस्चार्ज हो गया है तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर यही सोचते हुए वो बोले, साहब, आपको कोई काम था क्या? नैना तो घर पर गई है, अभी कुछ ही देर में आ जाएगी, तो आप उससे मिल सकते हैं। नैना घर पर है। ये सुनकर हान को तसल्ली हो गई, इसीलिए वो कॉरिडोर के पास ही रुका था। नैना की वजह से उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर जाए। हान ने अपनी बात आगे रखते हुए कहा, अंकल, मुझे आपसे बात करनी है, तो क्या आपके पास टाइम है? हान का इतना कहना था कि उत्तम जी अपनी दोनों हथेलियां आपस में मसलते हुए बोले, साहब, हम जैसे लोगों के पास टाइम ही टाइम रहता है, आप बोलिए ना, आपको क्या कहना है? उत्तम जी की बातें हान अच्छे से समझ रहा था, जिसे इग्नोर करके वो आगे बोला, क्या थोड़ी देर हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। जी ज़रूर। उत्तम जी इतना बोलकर हान के साथ चल दिए। उन्हें अंदर से घबराहट भी हो रही थी, कहीं हान उन लोगों की मदद कर रहा है तो कहीं पैसे तो नहीं मांगने के लिए आया है। यही सब उत्तम जी के दिमाग में चलने लगा। हान उत्तम जी को अपने साथ हॉस्पिटल के पास में ही एक कैफ़े में लेकर गया। दोनों के लिए कॉफ़ी मंगवाया। कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बात स्टार्ट करे, कैसे कहे, कैसे उन्हें मनाए। अगर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया तो, पर उसने बहुत हिम्मत करके सोचा, आज किसी भी हालात में शादी की बात करनी है। हान कॉफ़ी का एक सिप लिया। वो अपने आप को तैयार कर रहा था कहने के लिए कि तभी उत्तम जी बोल पड़े, साहब बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हान कॉफ़ी को साइड में रखा, अपने दोनों हथेलियां आपस में फंसाकर अंगूठे से टेबल पर टक टक करते हुए बोलना स्टार्ट किया, अंकल, मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे नैना बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हान ने अभी अभी जो कहा उत्तम जी को तो कुछ समझ में भी नहीं आया, जिससे वो दोहराते हुए वापस बोले, क्या क्या कह रहे हैं आप? शादी? वो भी मेरी भांजी से? हान अच्छे से देख सकता था कि उत्तम जी का फेस कैसे उदासी में बदल गया, क्योंकि उन्हें भी यकीन करना बहुत ही मुश्किल काम है और उनकी फैमिली को मनाना तो उससे भी मुश्किल काम है। हान एक बिजनेसमैन है, उसे किसके साथ कैसे डील करना है उसे बहुत अच्छे तरीके से आता है। वो तुरंत अपने डील की तरह डील करने लगा। उसे सब पता है कि आज की दुनिया में पैसे के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता, जिस वजह से वो लोगों से इन्हीं कारणों से नफरत भी करता है। हान सीरियस होते हुए बोला, अंकल, आप ये मत सोचिए कि नैना की शादी मुझसे हो जाने पर आपके घर का खर्चा चलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं नैना से शादी करके आपकी फैमिली प्लस आपके पापा का जो भी हॉस्पिटल का खर्चा है वो सब मैं संभालने के लिए तैयार हूँ। उत्तम जी हान की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे और हान भी समझ गया किस तरह से बात को संभालना है। वो अपनी बातें आगे रखते हुए कहा, यहाँ तक कि आपको नया फ्लैट लेकर दूंगा, आपकी फैमिली अच्छी सोसाइटी में रह सकती है, आपके घर खर्चे के लिए तो मेरे मंथली मैं पैसे देने के लिए रेडी हूँ, आप चाहे तो हमारी कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हैं। हान का इतना सारा ऑफ़र सुनकर उत्तम जी तो पूरी तरह सुन्न पड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कोई इस तरह से उन्हें संभालेगा। उनके अंदर भी एक लालच की बीज पनपने लगा, पर वो कुछ सोचने लगे, क्या इन सब के लिए नैना रेडी है? वो अपनी भांजी को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते हैं। वो अपने लालच को साइड में रखकर आगे बोले, साहब, क्या नैना को इस सब के बारे में पता है? अगर
वो हाँ कहती है तो ठीक है, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। हान अपने होठों को आपस में दबाया, फिर कुछ सोच के आगे कहा, मैंने उससे बात किया है, पर वो ना कह रही है, तो शायद आपके कहने पर हाँ कह दे। इस टॉपिक पर लगभग दोनों की आधे घंटे तक बातें हुई। हान ने उन पर ज़्यादा प्रेशर ना देने लगा। वो नैना को इस शादी के लिए मनाए, वो उनकी बात ज़रूर मानेगी। जिस पर उत्तम जी ने हाँ में सिर हिलाया कि वो नैना से एक बार ज़रूर इस विषय में बात करेंगे, पर वो अपनी भांजी को ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते। अगर वो हाँ कहती है तो ठीक है, अगर ना कहती है तो भी ठीक है, पर वो उस पर दबाव नहीं डालेंगे। हान ने भी उनकी बातों की सहमति दिखाते हुए हाँ में सर हिलाया। दोनों चेयर से उठकर खड़े हो गए और जाते जाते हान ने एक बार फिर से कहा, मुझे उम्मीद है कि वो आपकी बात ज़रूर मानेगी। हान अपनी आंखों पर गोगल चढ़ाते हुए आगे कहा, मैं आपको 2 दिन का वक्त देता हूँ, आप मुझे अपडेट दे दीजिएगा। इतना बोलकर हान कैफ़े से तेज़ कदमों से बाहर निकल गया। उसके जाते ही उत्तम जी वापस चेयर पर बैठ गए और अपने सिर पर हाथ लगाए सोचने लगे, ये कैसी दुविधा में फंस गया हूँ मैं। नैना मेरी बेटी है, मैं उसकी पीठ पीछे कोई सौदा नहीं कर सकता। उत्तम जी काफ़ी देर तक वहीं बैठे यही सब सोच रहे थे। इधर मेंशन में मालविका ने बड़ी चालाकी और चतुराई से नव्या का मोबाइल लेने के लिए नए नए तरकीबें निकालने लगी, पर उसे कोई भी मौका नहीं मिल रहा था। ज़्यादातर नव्या कमरे में ही थी और जब वो वेदिका के साथ बातें करने में बिजी थी, तब भी उसका मोबाइल उसके पास नहीं था। मालविका ने नव्या का मोबाइल लेने के लिए अपनी एड़ी चोटी एक कर दी, पर उसका मोबाइल निकालना और मैसेज करना एक टफ काम लग रहा था। रात के करीब 9:30 बजे विहान घर आ गया था। कुछ देर वो शेरा से ही बातें करते रहा। जब उसकी बातें ख़त्म हो गई तो वो सीधे अपने कमरे में चला गया। इस वक्त कमरे में नव्या नहीं थी। विहान वॉच और मोबाइल टेबल पर रखकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। 15 मिनट में फ्रेश होने के बाद टी शर्ट और ट्राउज़र पहने कमरे से बाहर निकला। सभी ने पहले ही डिनर कर लिया था। विहान डिनर करने से पहले दादी से मिलना चाह रहा था, क्योंकि 2 रात से उसने दादी को नहीं देखा था। ऐसा हमेशा हुआ है कि विहान रात को लेट आया है, पर वो मॉर्निंग में दादी और माँ से देखे मिले बगैर घर से नहीं निकलता। विहान दादी के कमरे की ओर जा ही रहा था और साथ ही साथ में उसकी नज़रें नव्या को ढूंढ रही थी, पर उसे नव्या दिखाई नहीं दी। विहान दादी के कमरे के पास पहुंच के जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलने वाला था कि उसे अंदर से ज़ोर-ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई। ये हंसी किसी और की नहीं बल्कि नव्या, वेदिका और दादी तीनों ही हंस रही थी, जिसे सुनकर विहान बाहर ही रुक गया। उनकी हंसी साफ-साफ सुनाई दे रही थी, पर वो किस बारे में बातें कर रहे थे वो स्लो आ रहा था, जिसे सुनने के लिए विहान अपना कान दरवाजे के पास लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। विहान अपने मन में कहने लगा, ये दोनों गॉसिप की मशीन है, नॉनस्टॉप बातें करती रहती है। इस वक्त दादी को आराम करना चाहिए, पर ये दोनों है कि देर रात तक दादी को भी नहीं छोड़ी। विहान आगे सोचा कि वो कमरे में जाए और दोनों नव्या और वेदिका को बोले बाहर जाने के लिए, ताकि दादी से मिलके उन्हें आराम करने को कह सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।